बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन किसी भी नई पनाहगाह में इत्मीनान नहीं हो सकता। नई जगह बेशुमार अंदेशे जन्म लेते हैं। आप मेरे यहाँ रहेंगे तो कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, और आपने तो होटल में साबित कर ही दिया कि आप विजय शर्मा हैं। तुम एक बात नहीं जानती, मेरे दुश्मन भी ख्याल ख्वानी करते हैं। वो उस होटल में मौजूद थे। मैं उनकी एक कमजोरी से वाकिफ हूँ, इस वजह से वो मुझे पुलिस वालों के सामने बेनकाब करने की जुर्रत न कर सके। लेकिन सांप का जहर निकाल देने से क्या होता है, वो अपनी आदत के मुताबिक फन जरूर मारता है। मेरे दुश्मनों के फन मारने से मेरा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ सुकून बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे यहाँ आराम से नहीं रह सकूंगा। वो लोग हेरा फेरी जरूर करेंगे, कभी पुलिस वालों को और कभी दूसरे दुश्मनों को मेरे निशानदही करते रहेंगे, ताकि एक ही जगह आराम से हाथ पांव फैलाकर थकन न उतार सकूं। वो मेरा पीछा करते रहेंगे और मैं आगे भागता रहूं। अभी मेरे मुकद्दर में यही लिखा है। इसी वक्त मुझे अपने दिमाग में बुराई सोच की लहर महसूस हुई। मैंने पहले तो सांस रोकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए पूछा, कौन है? हार्पर ने कहा, मैं आपके दिमाग में आने की जुर्रत कर रहा हूँ। आपको खतरे से आगाह करना चाहता हूँ। ये राज फाश हो चुका है कि फरहाद विजय शर्मा के नाम से होटल में था और माला नामी औरत के साथ जा चुका है। मैंने पूछा, ये राज कैसे खुला? मेरे पास भाई शार्पर आए थे। मैं उनसे ये न कह सका कि आप मेरे दिमाग में पहुंचने लगे हैं। अगर कहता तो भाई की नजरों में कमतर हो जाता। मैं अपनी बहन रोजाना और भाई आर्मर से बरतर समझा जाता हूँ। मैं उनके सामने अपनी ये कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता। ये मेरे हक में बेहतर है। मैं कभी ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे दिमाग तक पहुंच चुका हूँ। आगे बोलो, क्या हुआ? भाई शार्पर ने पूछा कि मैं फरहाद को बेनकाब क्यों नहीं कर सका। अब मैंने बात बनाई कि एक डॉक्टर के मशवरे से दवा खा रहा हूँ। इस दवा का रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से मैं सही तौर पर ख्याल ख्वानी न कर सका। जब विजय शर्मा के दिमाग में पहुंचा तो शायद फरहाद ने मुझे महसूस कर लिया था, इसीलिए उसने मेरी कमजोर ख्याल ख्वानी से फायदा उठाते हुए अपने ख्यालात को विजय शर्मा की हैसियत से मुस्तहकम रखा। इस तरह मैंने भी तस्दीक कर दी। बहरहाल फरहाद साहब, मैंने भाई शार्पर से बात बनाई है। वैसे कब तक ऐसा करता रहूंगा? अब शायद मैं रातों को ख्वाब आवर गोलियों के बगैर सो न सकूं। मैं हमेशा आपकी तरफ से खतरा महसूस होता रहेगा। शार्पर तुम्हारा भाई है और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। भाई से मोहब्बत करते आए हो, अब अपनी सलामती के लिए दुश्मन से भी मोहब्बत करते रहो। बेशक ख्वाब और गोलियां खाकर ही नींद आएगी, मगर सोचो, सिर्फ नींद आएगी, मौत तो नहीं आएगी। मैं कान पकड़कर कहता हूँ कि आइंदा आपको कभी दुश्मन नहीं समझूंगा। मुझे घेरने के लिए क्या किया जा रहा है, मैं ये भी नहीं कह सकता। भाई शार्पर ने आपके मामला फिर अपने हाथों में ले लिए हैं। मुझसे कहा है जब तक दवाएं खा रहा हूँ आराम करता रहूं। यानी होटल में जिस पुलिस पार्टी ने मुझे घेरने की कोशिश की थी वो मेरे ताक़ब में नहीं रहेगी। दूसरी पुलिस पार्टियां आएंगी। सिर्फ पुलिस नहीं, फौज भी आएगी। आप होशियार रहें, अपने बचाव की फिक्र करें। वो तो जरूर करूंगा, मगर जब भी तुम्हारी जरूरत पड़े और मैं तुम्हें आवाज दूं तो फौरन चले आना। आप आधी रात को भी आवाज देंगे तो नींद से उठकर बैठ जाऊंगा। मैं कार ड्राइव करता हुआ एक छोटे से शहर से गुजर रहा था। मैंने वहीं गाड़ी रोक दी। माला ने पूछा, क्या बात है? मुझे अफसोस है, अब हमारे बिछड़ने का वक्त आ गया है। वो चौंक कर बोली, मुझसे अचानक ही दूर भाग रहे हैं? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ या फोहड़ औरत हूँ कि आप मुझसे बेजार हो गए हैं? ये बात नहीं है, हमारा राज फाश हो गया है। वो पुलिस वाले समझ गए हैं कि विजय शर्मा के बेस में फरहाद हाथ से निकल गया है। वो मुझे घेरने के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि फौज भी भेज रहे हैं। मैं ऐसे में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये विजय शर्मा की हैसियत खत्म हो चुकी है। उसने अचानक ही मेरे बाजू को सख्ती से थाम लिया, फिर कहा, मैं अपनी माला की हैसियत खत्म कर दूंगी, अपना नाम बदल लूंगी। सुना है आप मेकअप के माहिर हैं, मेरा चेहरा बदल दीजिए, लेकिन मुझसे दूर मत होइए। मैं समझ गया ये मुझे नहीं छोड़ेगी। बहस करूंगा तो काफी वक्त जाया होगा। मैंने कहा, ये तुम्हारा आइडिया पसंद आया। मैं मेकअप के जरिए तुम्हारा चेहरा बदल सकता हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं किसी दुकान से मेकअप का सामान खरीद कर लाता हूँ। उसने अपना बैग खोलते हुए कहा, जो जरूरत की चीजें हों खरीद लें। ये लीजिए 5000। आज तक फरहाद अली तैमूर को हाथ फैलाकर लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं किसी भी मुल्क के सिक्कों से कोई चीज नहीं खरीदता। टेलीपैथी दुनिया के हर बाजार में सिक्का
राइजुल वक्त है। मैं जल्द आने का वादा करके तेजी से चलता हुआ करीबी बाजार में गया, जहाँ दूर तक दुकानें फैली हुई थी। इन दुकानों के पीछे भी दुकानें थी। मैं उनके पीछे जाकर माला की नजरों से ओझल हो गया। सुबह से खाना नसीब नहीं हुआ था। एक होटल में पहुंचकर खाने का ऑर्डर दिया, फिर आराम से बैठकर माला के दिमाग पर काबूज हो गया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक स्टीयरिंग सीट पर आई, कार को स्टार्ट किया, फिर उसे ड्राइव करती हुई दिल्ली की तरफ जाने लगी। 10 मिनट के बाद मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। मेरे सामने मेज पर खाना रखा जा रहा था। जब बैरा वापस चला गया तो मैंने माला की खबर ली। वो सड़क के किनारे कार रोककर चारों तरफ हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी मैं यहाँ कैसे आ गई। मैंने कहा, माला, मैंने तुम्हें कार ड्राइव करते हुए दिल्ली जाने पर मजबूर किया है। मेरा तुम्हारा साथ मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसी तरह ड्राइव करती चली जाओ और भूल जाओ कि कभी फरहाद अली तैमूर तुम्हारी जिंदगी में चंद घंटों के लिए आया था। उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर घर नहीं जाऊंगी, मैं वापस आ रही हूँ। उसने फिर कार स्टार्ट की, लेकिन मैंने उसे दिल्ली की तरफ जाने पर ही मजबूर किया। उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा नहीं जमाया, इसे भी सोचने का मौका दिया। वो अपनी मर्जी के बगैर बेइख्तियार कार ड्राइव करती हुई दिल्ली की तरफ जा रही थी। हजार कोशिश के बावजूद ड्राइविंग रोक नहीं सकती थी, गाड़ी को पीछे मोड़ नहीं सकती थी। मैंने कहा, जिद न करो, मैं जो फैसला कर लेता हूँ उस पर अमल करता हूँ। वो झुंझलाकर बोली, तुमने औरत को क्या समझा है? क्या उसका फैसला कमजोर होता है? मैं तुम्हें अपने पास बुलाकर रहूंगी। शरीफ लड़कियां ऐसी जिद नहीं करती। मैं शरीफ हूँ। आपके सामने बोलते वक्त शर्म भी आ रही थी। अपने दिल की बात बता नहीं सकती थी। मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। फरहाद, प्लीज एक दिन के लिए आ जाओ, एक रात के लिए आ जाओ, एक घंटे के लिए आ जाओ, मगर वो एक घंटा मेरी जिंदगी में यूं नक्श कर दो कि मैं सारी उम्र तुम्हारे नाम से पहचानी जाऊं। मैं तुम्हारे पास आने का वादा करूं तो अपने घर जाओगी? जरूर जाऊंगी। जाओ, दिल्ली पहुंचूंगा तो जल्द ही मुलाकात करूंगा। उसने सीधे घर जाने का वादा किया तो मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। चुपचाप खाता भी रहा और उसके दिमाग में झांक कर देखता भी रहा। वो खुश थी, उसे यकीन था कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैंने आसपास के माहौल पर तवज्जो दी। वो एक दरमियाने दर्जे का होटल था। मेरे करीब ही काउंटर पर होटल का मालिक बैठा हुआ था, ग्राहकों से पैसे वसूल कर रहा था। उसे कुछ ऊंचा बोलने की आदत थी, इसलिए मैं उसके लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर मालूम करने लगा उसके सामने दराज के खाने में कितने छोटे बड़े नोट रखे हुए हैं। फिर खाना खत्म करके काउंटर की तरफ जाने लगा। बैरे ने आवाज लगाई, इन धोती वाले साहब से 15 रुपए। काउंटर के पास मुझसे पहले ही 3-4 ग्राहक खड़े हुए थे, अपने पैसे दे रहे थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। उन ग्राहकों में कोई कह रहा था, बल्ली जल्दी पैसे लो, हमें जाना है। कोई कह रहा था, आज सालन में नमक ज्यादा हो गया है। मैंने कहा, भाई नमक ज्यादा हो या कम, मेरे पैसे तो वापस कर दो। होटल के मालिक ने चौंक कर मुझे देखा, फिर पूछा, क्या तुमने पैसे दिए हैं? मैंने कहा, भाई साहब, मैंने 500 रुपए का एक नोट दिया है। ये कहते ही मैं उसके दिमाग पर पहुंच गया। वो इनकार करना चाहता था, फिर सोच में पड़ गया। दराज खोल कर झांकने लगा। मैंने कहा, देखो, मैं तुमसे दूर खड़ा हूँ लेकिन अपने नोट को पहचान सकता हूँ। 500 का नोट है, उसका एक कोना फटा हुआ है और जहाँ नोट के नंबर लिखे हुए हैं वहाँ तेल का दाग है। वो बदस्तूर उलझा हुआ था। वो नोट ऊपर ही रखा हुआ था। उसने देखकर तायद में सर हिलाया, मगर कुछ उलझा हुआ भी था। मैं उसके दिमाग में रहकर कायल कर रहा था, भाई ग्राहक ने यही नोट दिया है, वरना उसे कैसे मालूम होता कि मेरे पास जो नोट है उसका हुलिया क्या है। उसने 450 रुपए मुझे थमा दिए थे। ग्राहकों की भीड़ थी, उसे हुज्जत करने की फुर्सत भी नहीं थी। अगर फुर्सत होती तो मैं उससे बहस करने का मौका ही न देता। मैं उससे इतनी रकम कभी न लेता। एक तो बेचारे का खाना खाया, फिर इतनी रकम भी ली। दरअसल बैरे ने जब आवाज लगाई कि धोती वाले साहब से 15 रुपए, तब मुझे याद आया कि मैं धोती और कमीज में हूँ, लिहाजा मुझे लिबास भी बदलना चाहिए। इसके लिए मजीद रुपयों की जरूरत थी, लिहाजा थोड़े से रुपए होटल के मालिक से वसूल कर लिए। मैंने एक दुकान से अपने लिए 4 बेहतरीन जोड़े खरीदे, जिनमें पतलून शर्ट, वेस्ट कोट, पजामा कमीज वगैरह शामिल थे। 4 जोड़े का 700 रुपए बिल बना। मैं खरीदारी के दौरान दुकान के मालिक के दिमाग को पढ़ रहा था। काउंटर पर पहुंचने से पहले उसकी बेध्यानी में उसके ही कैश बुक से 1000 रुपए निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिए। जब मैं वहां पहुंचा तो बिल देते हुए 100 रुपए का एक नोट दिया। उसकी तवज्जो चंद साथ के लिए दूसरी तरफ हटाई और उसके हाथ से 100 का नोट खींच लिया। फिर उसे बिल की तरफ मतवज्जो किया। उसने कहा 700 रुपए। फिर उसने अपने हाथ में 1000 का नोट देखा और सोचने लगा। मैंने कहा, जरा जल्दी करें, मुझे जाना है। उसने झिझकते हुए पूछा,
पूछा, क्या ये 1000 का नोट आपने दिया है? मैंने हंसते हुए पूछा, क्या आपको शुबा है? जब मैं इतना बड़ा नोट अपने पास रखता हूँ तो एहतियातन उसके नंबर याद कर लेता हूँ। नोट आपके हाथ में है, मैं यहाँ से देख नहीं सकता, मगर नंबर बता सकता हूँ। मैंने नोट के नंबर बताए। वो पढ़कर बोला, आप ठीक कहते हैं साहब, मेरा दिमाग जरा कमजोर हो गया है। हालांकि बादाम का हलवा खाता हूँ, वैसे भी ये दिन रात का लेन देन है, कोई कहाँ तक ख्याल रखे। उसने 300 रुपए वापस किए। मैं सामान लेकर वहाँ से निकला। जूतों की दुकान में जाकर अपने लिए बेहतरीन जूते खरीदे, एक जोड़ी चप्पल पहन ली और जूते रख लिए ताकि नए लिबास के साथ पहन सकूं। मैं पिछले 2 दिन से शेव नहीं कर रहा था। एक सैलून में जाकर मेरी मूंछें और दाढ़ी ऐसे ही रहेंगी, बस जरा खूबसूरती से तराश दी जाए। वहाँ पर मैंने हमाम में गुस्ल किया, लिबास तब्दील किया, फिर बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक बकारी ने हाथ फैलाकर कहा, बाबा कुछ खाया नहीं है, एक वक्त की रोटी खिला दो। मैंने 100 रुपए का एक नोट दिया तो वो खुशी से खिल उठा। फिर मैंने बैग में से वो धोती कमीज और चप्पलें निकाली जो मैं होटल से पहन कर आया था। ये चीजें भी उसे खैरात कर दी। इसके बाद दिल्ली जाने वाली बस में आकर बैठ गया। दोपहर के 3 बज रहे थे। बस वहाँ से रवाना हुई। कुछ दूर जाने के बाद मैंने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। खिड़की से झांक कर देखा, वो उसी शाहराह के ऊपर परवाज कर रहा था, दिल्ली की तरफ से आ रहा था। उसका रुख पानीपत की तरफ था। मैंने फौरन ही माला के दिमाग में पहुंचकर देखा, उसकी कार एक पुलिस चौकी के पास रुकी हुई थी। वो चौकी के एक दफ्तर में बैठी हुई थी। पता चला कि कुछ फौजियों ने उसकी गाड़ी रोकी है, क्योंकि होटल के रजिस्टर में जहां माला के घर का पता लिखा हुआ था, वहां कार नंबर में नोट किया गया था। इस नंबर से वो पहचान ली गई। फिर उसके कागजात देखने के बाद पता चला ये वही माला है जो विजय शर्मा से शादी करने के बाद शिमला जाने वाली थी। उससे पूछा गया, विजय शर्मा कहाँ है? उसने बड़ी उदासी से आह भरते हुए कहा, विजय शर्मा एक धोखा था, बल्कि डबल फ्रॉड था। एक फौजी अफसर ने कहा, डबल फ्रॉड का मतलब क्या है? पहले तो विजय शर्मा मेरी समझ में नहीं आया, जिसने मुझसे शादी की थी। बाद में होटल के कमरे में दूसरा विजय शर्मा आया। उसने पहले वाले पर इल्जाम लगाया कि वो कातिल है और मेरे बाप की दौलत हथियाने के लिए मुझसे शादी करके शिमला ले जा रहा है। पहले विजय शर्मा ने इस बात का एतराफ कर लिया और दूसरे विजय शर्मा से न जाने क्यों खौफजदा हो गया। उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, तुम जो कहोगे मैं इस पर अमल करूंगा। तब दूसरे ने उससे कहा, वो मेरा शौहर बनकर होटल से बाहर जाएगा और जब तक वो न जाए पहला विजय शर्मा होटल में छुपा रहे। फौजी अफसर ने पूछा, जब होटल के काउंटर पर पुलिस अफसरान चेक कर रहे थे, उस वक्त तुमने फ्रॉड विजय शर्मा के मुतल्लिक बयान क्यों नहीं दिया? मैं नहीं जानती मुझे क्या हो गया था। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं है और मैं बेइख्तियार वो कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो कह रही हूँ जो नहीं कहना चाहिए। इस तरह मैं दूसरे विजय शर्मा के साथ अपनी कार में आकर बैठ गई। वो ड्राइव करता हुआ मेरे साथ तकरीबन 20 मील तक आया, फिर गाड़ी रोककर बोला, तुम यहाँ से जाओ और भूल जाओ कि दूसरा विजय शर्मा भी तुम्हारी जिंदगी में आया था। माला ने बयान देते हुए कहा, मैं दूसरे विजय शर्मा की मौजूदगी में गुमसुम रही थी, मुझे अपना होश नहीं था। जब वो चला गया तब ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग हल्का हो गया है, मेरे ऊपर से एक बोझ उतर गया है और मैं अपने आप को अच्छी तरह पहचानने लगी। तब मैंने जल्दी से कार स्टार्ट की और तेजी से ड्राइव करते हुए दिल्ली की तरफ जाने लगी। फौजी अफसर ने पूछा, तुमने किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं की? रास्ते में कितने ही पुलिस स्टेशन आए हैं। मैंने इरादा किया लेकिन महसूस हुआ कि मैं इरादा करती हूँ मगर अमल नहीं कर सकती। मेरा दिमाग फिर किसी के काबू में चला जाता है और मैं बेइख्तियार सीधी ड्राइव करते हुए दिल्ली की तरफ चली जा रही हूँ। क्या तुम बता सकती हो कि तुमसे रुखसत होकर वो किधर गया था? वो शिमला जाने वाली बस में बैठ गया था। इसके बाद ही फौजी अफसर ने अपने दूसरे मातहत अफसर को हुक्म दिया था, फौरन हेलीकॉप्टर लेकर जाओ और अम्बाला तक उस बड़ी शाहराह पर नजर रखो। जितनी बसें शिमला की तरफ जा रही हैं, इन्हें रोककर चेक करो। मैं मजीद 4 अदद हेलीकॉप्टर इस सिलसिले में रवाना कर रहा हूँ। माला के ख्यालात पढ़ने के बाद मैंने उसे मुखातब किया और कहा, तुमने मेरे हक में बहुत अच्छा बयान दिया है, इन्हें मिस गाइड किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती आ रही हूँ कि आपके ज्यादा से ज्यादा काम आऊँ और आपका दिल जीत लूँ। ऐसी बातें ना करो, ये अभी इब्तिदा है। मेरे साथ रहने वाले लम्हा बे लम्हा नई नई मुश्किलात में मुब्तला होते जाते हैं। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली, फिल वक्त मैं यही कहूंगी कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। इन फौजी अफसरान ने मुझे इसलिए बिठा रखा है कि शायद तुम मुझसे दिमागी राब्ता कायम करो। तुम इन्हें यही तासर दो कि मैं एक खुदगर्ज इंसान हूँ। मैंने होटल से निकलने के लिए तुम्हें और तुम्हारी कार को इस्तेमाल किया। इसके बाद तुम्हें भूल चुका हूँ, शायद कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आऊंगा। परेशान होकर बोली, ऐसी बात ना करो, नहीं तो मेरा दिल धड़कते धड़कते रुक जाएगा।
अपनी धड़कनें संभाल कर रखो, मैं सिर्फ दुश्मनों को ये बयान देने के लिए कह रहा हूँ। वैसे जरूरत पड़ी तो राब्ता कायम करूंगा, वरना अपने वादे के मुताबिक तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। हमारी बस एक छोटे से गांव के स्टॉप पर रुकी हुई थी। वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ सवार हुआ। अंदर आते ही एक सिरे से तमाम मुसाफिरों को टटोलती हुई नजरों से देखने लगा, जैसे बहुत ही खूंखार किस्म का ऑफिसर हो और एक नजर में मुजरिम को ताड़ लेता हो। ड्राइवर और कंडक्टर खुशामदाना अंदाज में उसे सलाम कर रहे थे। कुछ गरीब किसान थे जो उसे देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। उसे अपनी अपनी सीट पेश कर रहे थे, लेकिन वो किसी को नहीं देख रहा था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो छोटे लोगों को देखने का आदी नहीं है। उसकी नजरें मेरी तरफ थी। मेरे पास एक सीट खाली थी। वो बड़ी शान से चलता हुआ मेरे पास आया, फिर जरा झुककर मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगा, फिर हंसते हुए बोला, हा 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 हा, मेरा नाम मंगल पांडे है, क्या मैं आपके पास तशरीफ रख सकता हूँ? मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने तशरीफ रख ली। फिर कहने लगा, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। लोग डर के मारे कहते हैं बड़े दारोगा जी, और वो गलत नहीं कहते। मैं एक ही नजर में मुजरिम को ताड़ लेता हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम फरहाद अली तैमूर के बारे में कुछ जानते हो? मैंने हाँ के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैंने उसके मुतल्लक पढ़ा है। वो सीधा होकर बैठ गया। कहाँ पढ़ा है? क्या पढ़ा है? वो शीरी से मोहब्बत करता था और उसके लिए एक कुदाल लेकर पहाड़ काटने गया था। पहाड़ काट कर दूध निकालना चाहता था, मगर ये कोई यकीन करने की बात है, पहाड़ के अंदर से कभी दूध निकलता है? दूध तो गाय देती है। उसने जोर से गरज कर कहा, यू शट अप। उसकी आवाज बड़ी गरजदार थी। बस के तमाम मुसाफिर सहम कर हमारी तरफ देखने लगे। उसने गुस्से से कहा, चलो उधर देखो, सब उधर देखो। इधर क्या तुम्हारे बाप का तमाशा हो रहा है? और ड्राइवर तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी क्यों रोकी है? चलो स्टार्ट करो। गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई। मुसाफिर सीधे बैठकर अपने अपने सामने देखने लगे। उसकी तरफ देखने की जुर्रत नहीं थी। दारोगा मंगल पांडे ने मुझे घूर कर देखा, फिर मेरी तरफ झुककर आहिस्तगी से कहा, तुम गधे हो। मैं शीरी वाले फरहाद की नहीं, टेलीपैथी जानने वाले फरहाद के मुतल्लक पूछ रहा हूँ। बस तेज रफ्तारी से चलने लगी थी। मैंने कहा, अगर मुझे फरहाद का हाथ मिल जाए तो मैं उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। उसने झुंझलाकर कहा, किस बेवकूफ के पास बैठने के लिए सीट मिली है? अरे फरहाद का हाथ मिल ही जाता तो मैं हथकड़ियां न पहना देता, तुझे हाथ लाकर दूंगा, पगला कहीं का। मैंने जरा अकड़ कर कहा, लोग मुझे महाज्योतिष धनराज कहते हैं। अगर आपको किसी फरहाद की तलाश है तो कम से कम उसके हाथ का प्रिंट लाकर दे। मैं हाथ की लकीरें देखकर बता सकता हूँ कि पहले वो कहाँ था, अब कहाँ है और आइंदा कहाँ होगा। उसका गुस्सा यकलत खत्म हो गया। उसने खुश होकर पूछा, क्या वाकई तुम ज्योतिषी हो? हाथ की लकीरें देखकर सब कुछ बता सकते हो? मैंने कहा, आजमा कर देख लीजिए। उसने अपनी वर्दी पर दाएं हथेली को रगड़ रगड़ कर साफ किया, फिर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसके हाथ को थाम लिया, फिर कहा, 1 मिनट तक मुझे आवाज न देना। मैं उसका हाथ देखने लगा, मगर ख्यालात बहुत धीरे से पढ़ता आ रहा था। उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम कर रहा था। 1 मिनट की मोहलत लेकर मैंने और बहुत कुछ मालूम किया। इसके बाद कहना शुरू किया, तुम ऊपर से पत्थर हो, अंदर से मोम। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अरे क्या खाक बड़ा है, सीने के नाप के मुताबिक है। तुम तो पेशावर ज्योतिषियों की तरह बातें बना रहे हो। काम की बात बताओ। तुम्हारी एक जायज बीवी और 2 जायज बच्चे हैं, बाकी दर्जनों नाजायज बीवियां और न जाने कितनी औलादे हैं। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम हाथ देखते हो या घास काटते हो? तुम ज्योतिषी नहीं घिसियारे हो। मैं सच बताता हूँ तो तुम्हें गुस्सा आता है, ठीक है? मुझसे कुछ न पूछो, मगर अपने गिरेबान में झांक कर बताओ, मैंने सच कहा है या झूठ? उसने आसपास देखते हुए मेरे करीब झुककर कहा, जरा धीरे से सच बोला करो। मैंने धीरे से कहा, आज सुबह तुम बेलापुर गांव में थे। वहां एक चोर को पकड़कर हवाला तक ले जाना था, मगर वो चोर जिम्मेदार का खास आदमी था, लिहाजा तुम खाली हथकड़ी ले आए, मगर जेब भर गई। उसने फिर हाथ खींच कर कहा, बकवास करोगे तो मुंह तोड़ दूंगा। मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। सब मुझे बड़ा दारोगा जी कहते हैं, और तू मुझे आपसे तुम कहने लगा। जब मैं किसी का हाथ देखता हूँ तो महाज्योतिषी होता हूँ। अपने सामने वाले को तू या तुम कहकर मुखातब करता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो हाथ दिखाओ, वरना मैं जितनी लकीरें देख चुका हूँ वो मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। उसने फौरन ही अपना हाथ पेश कर दिया और पूछा, जल्दी बताओ मेरे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? देखो उल्टी सीधी बात ना करना। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो मैं अब तक सीधी बात करता आ रहा हूँ। चलो अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बात बुरी ना लगे, लेकिन इससे
तुम्हारा नुकसान होगा। आदमी को कभी कभी आईने में अपना असली चेहरा देखना चाहिए। जो अपनी बुराई नहीं सुन सकता वो खुद अपना दुश्मन होता है। नसीहत न करो, ये बताओ मेरी तरक्की होगी या नहीं। हेड ऑफिस में तुम्हारे कुछ कागजात मुकम्मल हो गए हैं, कुछ बाकी हैं। तुमसे हसद करने वाले इस तरक्की की फाइल को दबाकर रखना चाहते हैं। वो फाइल ऊपर कब आएगी? जब तुम्हारे अमाल दुरुस्त होंगे। दुश्मनों को ये कहने का मौका मिलता है कि तुम रिश्वत लेते हो, मुजरिमों को और ज्यादा से ज्यादा जुर्म करने की डील देते हो। ये रिपोर्ट तुम्हारे बड़े अफसरों तक पहुंचती है और तुम्हारी फाइल नीचे दब कर रह जाती है। अगर तुम रिश्वत न लो और कोई बड़ा सा कारनामा अंजाम दो तो दरोगा से तरक्की पाकर। मैंने फिर बात अधूरी छोड़ दी। उसने बेताबी से पूछा, हाँ हाँ आगे बोलो। क्या बोलूं? अभी तुम्हारे हाथ में एक बहुत बड़ा केस आने वाला है, मगर तुम रिश्वत लोगे तो तरक्की रुक जाएगी। नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ, कोई बड़ा केस हाथ आया तो मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मुजरिमों को कानून के हवाले करूंगा। फिर मेरी तरक्की जरूर होगी ना? जरूर होगी, मगर वो केस कब मिलेगा? एक बात का वादा करो तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। एक नहीं 10 वादे करा लो, मगर कोई बड़ा सा केस निपटा लेने दो। किसी से ये ना कहना कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं किसी से नहीं कहूँगा। जब तक मेरा सफर जारी रहेगा तुम मुझे अपना पुराना दोस्त जाहिर करोगे। हम बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। मैं सब करूँगा, तुम जो चाहोगे वही होगा। बताओ केस क्या है? जब कंडक्टर मुझसे टिकट लेने आया था और पैसे के लिए मेरे सामने हाथ फैलाया था तो मैंने उसके हाथ की लकीरों को फौरन ही पढ़ लिया था। जानते हो वहाँ क्या लिखा था? उसने तजस्सुस अमेज लहजे में पूछा, क्या लिखा था? लिखा हुआ था, ड्राइवर की सीट के नीचे चर से भरा हुआ थैला छुपा कर रखा गया है। ये थैला दिल्ली में एक गैर मुल्की के पास पहुँचाया जाएगा और वो इन्हें 50,000 रुपए देगा। दारोगा मंगल पांडे की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। वो घूर कर ड्राइवर की सीट की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, देखो जल्दबाजी से काम ना लेना, किसी बड़े पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर अपना कारनामा दिखाना। उसने जल्दी से हाँ हाँ के अंदाज में सारा हिलाते हुए कहा, बेशक तुम्हारी बात दुरुस्त निकली तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं किसी का हाथ देकर एक पैसा नहीं लेता और तुम मुझे इनाम देना चाहते हो, फिर मैं तुम्हारे काम आऊंगा। बोलो क्या चाहते हो? कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में लिखा है कि तुम बेहतरीन दोस्त साबित हो सकते हो और मुझसे दोस्ती करने में तुम्हारी तरक्की ही तरक्की है, क्योंकि मैं हाथ की लकीरें देखकर मुजरिमों की निशानदेही कर सकता हूँ। लेकिन खबरदार, तुमने किसी और से ये बात कह दी तो फिर दूसरे की तो तरक्की होगी मगर तुम्हारी तरक्की पीछे चली जाएगी। उसने नहीं के अंदाज में सार हिलाते हुए कहा, मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ, मैं अपनी तरक्की देखूंगा। मैं भला किसी और को क्यों बताऊं कि तुम इतने बड़े ज्ञानी हो? ये राज मेरे दिल में रहेगा और मैं दिल से तुम्हें दोस्त कहता हूँ। दोस्त को सिर्फ धनराज के नाम से पुकारना, महाज्योतिषी कभी ना कहना। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, धनराज आज से तुम मेरे लंगोटिया यार हो। मैं दूसरों के सामने तुम्हें अपना दोस्त कहने पर फख्र महसूस करूंगा। मैंने इत्मीनान की सांस ली। अब एक दरोगा दोस्त बन चुका था। मैं पुलिस के साये में रहकर ही पुलिस वालों से महफूज रह सकता था। आधे घंटे के बाद वो बस उसी पुलिस चौकी के पास रुक गई जहां माला की कार रोकी गई थी। वो कार वहां खड़ी हुई थी और माला एक दफ्तर में बैठी हुई बोर हो रही थी। शिमला से दिल्ली तक जितने भी छोटे बड़े पुलिस स्टेशन थे, वहां के अफसरों को हुक्म दिया गया था कि वो शाहराह से गुजरने वाली हर गाड़ी को चेक करें और मशकूक लोगों को रोककर थाने में बिठा लें और टेलीफोन के जरिए हेडक्वार्टर में इतला दें ताकि वहां से मशकूक लोगों की आवाज फोन के जरिए सुनी जा सके। इससे जाहिर था कि शारपर ने पुलिस हेडक्वार्टर को अपना अड्डा बनाया हुआ था और वहां के एक अफसर के जरिए तमाम इलाकों से आने वाली फोन कॉलों को सुनता था और मुझ तक पुलिस वालों को पहुंचाना चाहता था। शायद फौजी हेडक्वार्टर में भी उसने यही तरीकाकार इख्तियार किया होगा। पुलिस चौकी पहुंचकर ड्राइवर उतरना चाहता था। इससे पहले ही मंगल पांडे ने अपना रिवॉल्वर उसकी खोपड़ी से लगाते हुए कहा, जहां बैठे हो वहीं रहो। मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। सब मुझे बड़े दरोगा जी कहते हैं। फिर उसने सिपाहियों से कहा, इस हथकड़ी पहनाओ और देखो कंडक्टर भी भागने न पाए। एक सिपाही ने कंडक्टर की गर्दन दबोच ली, दूसरे ने अपने दारोगा से हथकड़ी लेकर ड्राइवर को पहना दी। फिर उसे वहां से उठकर दूसरी जगह बैठने के लिए कहा, बल्कि पुलिस वाले शराफत से कहते कहाँ हैं, उसे धक्का देता हुआ दूसरी जगह ले गया। दारोगा मंगल पांडे ने उसकी सीट की गद्दी उठाकर देखा तो नीचे एक बड़ा सा थैला रखा हुआ था, जिसे खोलकर देखने से मेरे बयान की तस्दीक हो गई। मंगल पांडे ने वहीं से पलटकर खुश होते हुए मुझे देखा। मैंने इशारे से समझाया कि इस कामयाबी में वो मेरा नाम हरगिज न ले।
इसके बाद मैंने माला को मुखातिब करते हुए कहा, मैं एक बस में यहाँ तक आ गया हूँ, अगर मेरा तुम्हारा सामना हो तो अनजान बनकर रहना। खुश होकर बोली, क्या आप मेरे करीब पहुँच चुके हैं? मैं बाद में बातें करूंगा। मैंने राब्ता खत्म कर दिया। ड्राइवर दरोगा मंगल पांडे से कुछ लेन देन की बातें कर रहा था। उसे 10,000 रुपए देना चाहता था, लेकिन वो रिश्वत लेने से इनकार कर रहा था। उसकी गर्दन पकड़कर धकेलता हुआ बस से बाहर ले जा रहा था। फिर उसने पलट कर कहा, यार धनराज, मैं तो अब तुम्हारे बगैर एक कदम भी नहीं चलूंगा, आ जाओ मेरे साथ। मैं अपना बैग संभालता हुआ उठ गया, उसके साथ चलने लगा। वो एक फाते की शान से आगे आगे जा रहा था। सिपाही ड्राइवर और कंडक्टर को हथकड़ियां डालकर दफ्तर के अंदर ले जा रहे थे। अंदर माला बैठी हुई थी। वहाँ एक अफसर को देखकर मूंछों पर बल देते हुए मंगल पांडे ने कहा, मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत? अफसर ने कहा, पांडे जी, हमें आपका नाम मालूम है और आज तो आपने कमाल ही कर दिया। ड्राइवर की सीट के नीचे से इतनी चरस निकलवा ली। मंगल पांडे ने हंसते हुए कहा, मैं एक नजर में ही मुजरम को ताड़ लेता हूँ। इस ड्राइवर को देखते ही समझ गया था ये अपनी सीट पर बैठा 50,000 के अंडे देता जा रहा है। मैंने माला से कहा था मुझसे अनजान बनकर रहे, लेकिन वो बेइख्तियार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो, यहाँ फौजी अफसरान भी हैं, उन्हें शुबा हो सकता है। एक फौजी कैप्टन ने पांडे से कहा, आप बहुत होशियार अफीसर हैं। दरअसल हमारे यहाँ ईमानदार अफसरों की कमी है। अब यही देखिए कि इस चौकी में कितनी गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कभी कोई मुजरम पकड़ा नहीं जाता। मिस्टर, आपका नाम क्या है? मुझको मंगल पांडे कहते हैं, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत? वो कहते कहते रुक गया, क्योंकि फौजी अफसर उसके सामने खड़ा हुआ था। अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैंने सुना है कि कोई आपका नाम लेने की जुर्रत नहीं करता। सब आपको बड़े दरोगा जी कहते हैं। भाई, हम भी बड़े दरोगा जी कहते हैं। क्या आप चौकी में खड़ी हुई दूसरी गाड़ियों को चेक करने की जहमत गवारा करेंगे? हो सकता है कुछ और मुजरम आपकी वजह से पकड़े जाएं। मंगल पांडे ने मेरी तरफ देखा, फिर कहा, हाँ जरूर, मैं अभी जाकर चेक करूंगा। चलो धनराज। उसने मेरे बाजू को थाम लिया। फौजी कैप्टन ने पूछा, ये साहब कौन है? सर, ये मेरे बचपन का साथी है, जिसको हम अपनी जुबान में लंगोटिया यार कहते हैं। कैप्टन मुझे शुबे की नजरों से देख रहा था। जब एक पुलिस अफसर मुझे बचपन का साथी कहने लगा तो शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी। इसी वक्त फोन की घंटी बाज उठी। कैप्टन ने रिसीवर उठाकर अपना तारफ कराया, फिर दूसरी तरफ की आवाज सुनकर बोला, क्या कहा? एक भिखारी के पास से वो धोती और कमीज बरामद हुई है, इसे फरहाद पहनकर होटल से निकला था। ठीक है, वो कपड़े फौरन यहाँ ले आओ। उसके साथ आने वाली माला नामी औरत यहाँ मौजूद है, वो कपड़ों को पहचान लेगी। इस शहर के आसपास दूर तक के इलाकों की छान मारो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैंने माला के दिमाग में पहुंचकर कहा, वो कपड़े आए तो तुम शिनाख्त कर लेना। मैं मंगल पांडे के साथ बाहर जाते हुए बोला, तुमने रिश्वत न लेकर अपनी तकदीर बदल ली है। तुम और ज्यादा खुश नसीब बनने वाले हो। मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया था। तुम्हारे हाथ की लकीरें कहती हैं, आज तुम जितनी रिश्वतों को ठुकराओगे इतने ही बड़े बड़े केस हाथ आते जाएंगे। वो खुश होकर बोला, अब मैं तुम्हारी एक एक बात को मानना पड़ा। धर्म समझता हूँ। तुम कहोगे अंधे कुएं में छलांग लगाने के लिए मेरी तरक्की हो सकती है, तो मैं सोचे समझे बगैर छलांग लगा दूंगा। मैंने कहा, तुम जिन लोगों पर शुबा करो किसी बहाने उनका हाथ दिखा दो, मैं तुम्हें सही तौर पर गाइड करूंगा। उसने यही किया। चंद सिपाहियों के साथ एक ट्रक को चेक करता रहा। वहाँ उसे किसी पर शुबा नहीं हुआ। दरअसल मैंने ही उसे शुबा करने का मौका नहीं दिया था। जब वो ड्राइवर और कंडक्टर वगैरह से बातें करता था तो मैं उनके दिमाग में पहुंचकर मालूम कर लेता था कि वो कोई माल छुपा कर ले जा रहे हैं या नहीं। उसने एक बड़ी सी वैगन कार की चेक किया। उसके मालिक से बातें की तो मैंने उसके दिल में शुबा पैदा किया। उसने वैगन कार के मालिक से पूछा, ये तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? उसने कहा, कुछ भी नहीं, मैंने अभी देखा कि तुम मुट्ठी बांधे हुए थे, चलो हाथ दिखाओ। उसने अपनी हथेली सामने फैला दी। मैं उसके साथ खड़ा हुआ था। मंगल पांडे ने हथेली को अच्छी तरह खोलकर देखते हुए कहा, मुझे इसमें से चरस की बू आ रही है। वो शख्स घबरा गया, फिर हंसते हुए बोला, दरोगा जी, आप तो मजाक करते हैं, भला मेरा चरस से क्या ताल्लुक है? शायद आपको नहीं मालूम, मैं दिल्ली वेस्ट कमिश्नर का साला हूँ। मैंने मंगल पांडे के शाने पर हाथ मारते हुए कहा, सालों के
मुंह नहीं लगना चाहिए। चलो आओ हम दूसरी गाड़ी चेक करते हैं। मैंने उसे दूर ले जाते हुए कहा, ये शख्स तकरीबन 1.5 लाख रुपए मालियत की चर्च ले जा रहा है। तुम पूरी वैगन को खोलकर फिर से जोड़ दोगे, फिर भी समझ नहीं पाओगे कि वो चर्च कहाँ छुपा कर ले जा रहा है। यार धनराज, तुम ज्यादा ना उलझाओ, बता दो वह कहाँ छुपा कर ले जा रहा है। वैगन में 2 एक्स्ट्रा व्हील यानी फाजल पहिए हैं। मंगल पांडे ने कहा, हर पहिए में 1-2 पहिए फाजल होते हैं ताकि पंचर हो जाए तो दूसरा लगाया जाए। मेरी बात सुनो, पहिए के टायर के अंदर ट्यूब होती है, वो ट्यूब में हवा भरी होती है, लेकिन इन दोनों पहियों के अंदर जो ट्यूब है इनके अंदर चर्च भरी हुई है। वो एकदम से उछलकर मेरी तरफ पलट गया, फिर बोला, अरे ये तो बड़ा ही फंटेस्टिक आइडिया है। क्या वो इस तरह चर्च ले जा रहा है? अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मेरी वाह वाह हो जाएगी। कल के अखबारात में सिर्फ मेरा ही नाम होगा। और तुमसे कोई ये पूछे कि तुम्हें पहिए में छुपी हुई चर्च के मतलब कैसे मालूम हुआ, तो ये कह देना कि तुम्हें चर्च की बू महसूस हो जाती है। तुम चेकिंग के दौरान इन पहियों के पास गए थे, तुम्हें बू महसूस हुई और तुमने उसे ढूंढ निकाला। उसने मेरे शाने पर हाथ मारते हुए कहा, हाँ यार, मैंने अखबार में पढ़ा है इंग्लैंड एयरपोर्ट पर एक ऐसा कुत्ता है जो सूंघ कर चर्च के स्मगलरों को गिरफ्तार करा देता है। यार मंगल पांडे, अब मैं तुम्हें कुत्ता तो नहीं कह सकता। उसने गुस्से से गुर्रा कर देखा, फिर उसे याद आया कि मैं इसका बड़ा मोहसन हूँ। वो यक बयक कह मारकर मेरे शाने पर हाथ मारते हुए बोला, यार तुम मुझे कुत्ता भी कह दो तो बुरा नहीं बनाऊंगा। अब जाओ और फौजी कैप्टन से कहो इस वैगन को चारों तरफ से घेर ले। पुलिस वालों का ये काम नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी का मालिक और इसके 2 साथी अपने साथ जबरदस्त असला रखते हैं। वो मुकाबले पर उतर आएंगे। हम फिर दफ्तर के अंदर आए। उसने मुझे बैठने के लिए कहा, फिर कैप्टन को एक तरफ ले जाकर इस सिलसिले में बात करने लगा। थोड़ी देर बाद ही कितने फौजी जवान अलर्ट हो गए। इन्होंने चारों तरफ से वैगन कार को घेर लिया। गाड़ी के मालिक और उसके साथियों को हथियार निकालने का मौका ही नहीं दिया। मंगल पांडे दिल ही दिल में घबरा रहा था, अगर पहिए के अंदर से चर्च बरामद न हुई तो बड़ी इंसल्ट होगी। फौजी अफसरों की डांट सुनना पड़ेगी। अगरचे वो मेरे कहने पर अंधे कुएं में छलांग लगाने का दावा करता था, फिर भी इब्तिदा में मुकम्मल यकीन और एतमाद नहीं होता। वो वैगन कार के पास खड़ा हुआ था। उसके हुक्म से सिपाही 2-2 पहियों को बाहर निकाल रहे थे। 2 फोटोग्राफर तैयार थे और तस्वीरें उतारते जा रहे थे। जब पहिए के टायर को अलग किया गया और ट्यूब को चाकू से काटा गया तो सब हैरान रह गए। मंगल पांडे का दावा सच साबित हो गया कि वो सूंघ कर चर्च का सुराग लगा लेता है। पांडे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फौजी कैप्टन खुश होकर इससे मुसाफा कर रहा था। फोटोग्राफर तस्वीर उतार रहे थे। फिर इन चर्च भरे हुए 2 पहियों के साथ मंगल पांडे की तस्वीर उतारी गई और ये सारी तस्वीरें कल के अखबारात में आने वाली थी। मैं दफ्तर में माला के करीब बैठा हुआ था, मगर हम अजनबी बने हुए थे। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात करने के लिए बेचैन हो, मगर ऐसी गलती ना करना। बाद में बात करने के बहुत से मौके आएंगे। उसने पूछा, आपने इस पुलिस अफसर से कैसे दोस्ती कर ली? ये सब टेलीपैथी का कमाल है, मगर इसे ये नहीं मालूम है कि मैं फरहाद हूँ। वो मुझे धनराज के नाम से जानता है और मेरा पक्का मरीद हो चुका है। मैंने मंगल पांडे के दिमाग में रहकर उसकी सोच में कहा, इस खुशी में मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि धनराज सिर्फ मेरे बचपन का बहुत प्यारा दोस्त है, वो ज्योतिषी नहीं है। उसने इन मुजरमों तक मेरी रहनुमाई नहीं की। ये बात मुझे किसी से नहीं कहना चाहिए। मैं उसकी सोच में ये बात बार बार याद दिला रहा था। वो एक अखबारी रिपोर्टर को बयान देता जा रहा था। मेरे याद दिलाने पर वो और मोहतात हो गया था। बड़े दरोगा ने एक ही जगह 2 गाड़ियों से मुख्तलिफ मुजरमों को गिरफ्तार कराया था। इस सिलसिले में इब्तदाई कानूनी कार्रवाइयां हो रही थी, जिसमें खासा वक्त लगने वाला था। मैं फौजी कैप्टन के दिमाग को पढ़ने लगा, क्योंकि वो दिल्ली की फौजी बैरक से ही आया था। उस कैप्टन का नाम गंगाधर था। इसकी सोच बता रही थी कि सुबह उसे आला अफसरान ने तलब किया था। वो 9 बजे एक ऐसे रूम में दाखिल हुआ जहां आला अफसरान की एक खुफिया मीटिंग हो रही थी। इस खुफिया इजलास में गुफ्तगू का मरकज हमारा बेटा पारस था। मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक आला अफसर ने बात शुरू करते हुए कहा, ये ताज़ा तरीन इतला है और इसकी तस्दीक हो चुकी है। रसवंती और फरहाद का बेटा पारस इस्तांबुल में है। तमाम ऑफिसर उसे तवज्जो से और कुछ बेयकीनी से देखने लगे। इंटेलिजेंस का वो ऑफिसर अपनी फाइल में से एक कागज निकालकर इजलास के चेयरमैन की तरफ बढ़ाते हुए कह रहा था, ये इंटरपोल के चीफ की रिपोर्ट है जो इस्तांबुल से भेजी गई है। रेड पावर के मुल्क से हमारी गहरी दोस्ती है। हम उसके मास्क मैन से भी सही सूरत हाल मालूम कर सकते हैं। मिस्टर चेयरमैन, आप मास्क मैन से हॉटलाइन पर गुफ्तगू कर सकते हैं। फिर सुपर मास्टर से भी इसकी तस्दीक कराई जा सकती है। चेयरमैन ने तायद में सर हिलाकर इंटरकॉम के जरिए अपने पर्सनल सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि वो मास्क मैन
टेलीविजन से राब्ता कायम कराए। फिर उसने पूछा, क्या आप उस बच्चे के मुतालिक वजाहत फरमाएंगे जो इस्तांबुल में है? इंटेलिजेंस के अफसर ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, चंद भाइयों ने एक ऐसी ट्रांसफार्मर मशीन इजाद की है जिसके जरिए एक शख्स की तमाम ज़हनी सलाहियतों को दूसरे शख्स में मुंतकिल किया जा सकता है। इस तरह इन भाइयों ने फरहाद को टेलीपैथी की सलाहियत को अपने अपने अंदर मुंतकिल कर लिया था। क्योंकि वो टेलीपैथी जानने वाले भाई हमसे यहाँ तावन कर रहे हैं, फरहाद को हमारे ही मुल्क में गिरफ्तार कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसे किस्से कहानी की बात नहीं समझेंगे। ये एक हकीकत है, इस ट्रांसफार्मर मशीन का वजूद है। एक अफसर ने कहा, उस मशीन का बच्चे से क्या ताल्लुक है? दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।